गुड संडे मॉर्निंग। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चाइना वायलेटेड रिटर्न प्लेजेस। अभी रिटर्न इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट्स लाइक अ कमिटमेंट, राइट। रिटर्न है तो कमिटमेंट की गारंटी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब सॉवरेन नेशंस है, right, तो दे कैन ऑल्सो बैक आउट मेनी टाइम्स, क्योंकि इनके ऊपर कोई सुप्रा नेशनल अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अग्रीमेंट्स होता है तो जितने ज्यादा मेंबर होंगे, जितना नेट वाइडर होगा, उतने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, नोड्स होंगे, उतना ज्यादा प्रेशर कोई भी कंट्री जो कमिटमेंट से डेविएट करेगा उस पर रहेगा। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई चीज आपको चाहिए तो ये कमिटमेंट अगर आपको चाहिए किसी कंट्री से, तो मोर द मेरियर। जितने ज्यादा नंबर्स या मेंबर्स होंगे उतना डेविएट करना उस कमिटमेंट से किसी भी एक कंट्री के लिए डिफिकल्ट होगा। इसीलिए जब हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ये क्वाड इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जो स्ट्रेटेजी है इंडिया का, कि वी आर अलाइनिंग मोर एंड मोर विथ यूएस प्लस वी आर गेटिंग मोर कंट्रीज ऑन द बोर्ड। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। चाइना बायलैटरल में डेविएट कर सकता है, लेकिन मल्टीलैटरल से जब डील करना पड़ेगा तो चाइना विल हैव टू रिस्पेक्ट द रूल्स, क्योंकि बाकी सबका ध्यान और बाकी सबका इंटरेस्ट उस एग्रीमेंट में होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना हमेशा बायलैटरल पे फोकस करता है। चाइना हमेशा बायलैटरल पे फोकस करता है। चाइना कभी ग्रुप्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, उसको बायलैटरल ही डील करता है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इट इज इजी फॉर चाइना टू सेट द रूल्स एंड डेविएट लेटर इफ इट वांट्स टू बायलैटरल में। आप ये भी देखेंगे कि यूएस जैसी जो कंट्रीज है जो बहुत पावरफुल है, ये भी ग्रुप से दूर भागती है, राइट। वो ग्रुप में तब रहते हैं जब वो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि यूएस का रिकॉर्ड भी कोई चाइना से बहुत अच्छा नहीं है। रादर यूएस इज नोन फॉर डबल स्टैंडर्ड्स, हाइपोक्रेसी। तो यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट से डेविएट करना बायलैटरल सेटिंग में काफी आसान हो जाता है, ग्रुप सेटिंग्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यूएस को भी, मतलब जो डेमोक्रेसी का चैंपियन खुद को बताता है, उसके लिए भी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इज अ प्रॉब्लम। एंड चाइना जैसी अथॉरिटेरियन कंट्री, इसके लिए भी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इज अ प्रॉब्लम। बट दिस इज द वे फॉरवर्ड। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे खुद का ऑटोनॉमी और सोवेरेंटी तो रखना ही चाहिए, लेकिन जितना वाइडर मेंबरशिप आप कोई भी इशू को लेके बनाएंगे, उतना ज्यादा इंटरेस्ट सब पार्टीज का उसमें रहेगा, तो उतना कम डेविएशन अग्रीड कमिटमेंट से होगा। दूसरा, अभी ये सिविल कोड के बारे में आगे भी आर्टिकल है, हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज है कि इंडिया डिसमिसेस यूएस रिमार्क्स ऑन हिजाब। तो ये कोई 1980s या 1960s नहीं है। यूएस को अभी भी लगता है कि इट इज द सोल सुपर पावर, राइट। और आज भी उसको, यूएस को ये लगता है कि बाकी कंट्रीज को यूएस का रिकॉर्ड या यूएस क्या करता है ये कोई सोच नहीं रहा या कोई समझ नहीं रहा। अभी भी कोल्ड वॉर मेंटालिटी में यूएस है। तो इसमें इंडिया, इस आज का जो इंडिया है ये असर्टिव है, और ये इंडिया इंटरनल अफेयर्स में टॉलरेट नहीं करता किसी का भी इंटरफेरेंस। तो हर कंट्री के अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमारे हैं यूएस के भी है। तो कोई भी कंट्री डज नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफियर और कमेंट ऑन द इंटरनल अफेयर्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोसेसेस है एंड दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। अभी एक आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ ये जो प्रोग्राम है फेलोशिप का, तो दिस इज काइंड ऑफ लैटरल एंट्री, लेकिन ये लैटरल एंट्री इज नॉट, इट्स नॉट लाइक लैटरल एंट्री एट अ ब्यूरोक्रेटिक लेवल। ये दिस आर फेलोज, ग्रीन फेलोज। ये पॉलिसी बैकग्राउंड से आते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। सो दिस आर काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट cadre या स्पेशलिस्ट people who assist the generalist bureaucrats in doing their duties effectively। तो कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें ऐसे लोग हायर किए जाते हैं कि जो एंड अगर यंग लोग हायर करते हो तो इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ फ्रेशनेस इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, राइट। सो एक देखने का जो नजरिया होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नजरिया, आज के सोशल मीडिया के एज में कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, कम्युनिकेशन है, इसको एक फ्रेशनेस यूथ दे सकता है। तो इट्स अ गुड स्टेप, एंड आप देखेंगे हर स्टेट में ये चल रहा है। नेक्स्ट,
आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स, तो दिस इज गुड स्टेप, राइट, कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, देयर इज नो यूजर चार्ज। सो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पेंसिंग होना चाहिए, यूजर चार्जेस नहीं होना चाहिए। ये वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के इसके कॉम्प्लिकेशन, अगर ये हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया तो इंडिया में स्पेशली इसका प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो सकता है मेडिकल टर्म्स में। इसीलिए स्टेट ने ये जो स्टेप लिया है, इट इज अ गुड स्टेप। नेक्स्ट अब आप देखेंगे यहाँ पे विशाखापट्टनम पुलिस बर्न्स 2 लाख केजी ऑफ गांजा। नो, ऑन अ लाइटर नोट, इतना जब गांजा आप जलाते हो, गांजा मतलब क्या है, इस कैनबिस, राइट, कैनबिस सटाइवा, राइट, इसको हेम्प भी कहते हैं। तो ये इतना 2 लाख किलो अगर इन्होंने चलाया है तो पता नहीं ये जो धुआं है, ये अगर कोई सूंघ ले तो क्या हुआ होगा, मतलब ये कहाँ जलाया है कि इतना आप हवा में उसको स्प्रेड कर रहे हो, तो पीपल विल गेट हाई अराउंड दिस प्लेस, राइट। नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे कुछ इश्यूज है। सबसे पहले इसको इंग्लिश में मैरिजुआना, राइट, द गेटवे ड्रग। तो ये जो टर्म है, एक इशू है रेसिज्म। तो ये जो टर्म है मैरिजुआना, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये एक रेसिज्म, क्योंकि मेक्सिकन टर्म है और बेसिकली इसका ओरिजिन है एज़्टेक जो थे, एज़्टेक एम्पायर में इसका ट्रांसलेशन वाज समवट लाइक ब्रोदल, राइट, ये टर्म का। सो इट वाज वेरी डेरोगेटरी टर्म इन दैट टर्म्स, लेकिन ये आज भी यूज होती है क्योंकि इसका फॉरेन ओरिजिन हाईलाइट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, इस प्लांट का भी और इसका इस टर्म का भी, इस प्रैक्टिस का भी। तो ये एक रेसिस्ट डेरोगेटरी टर्म है मैरिजुआना, इसलिए आज ऐसा कहते हैं कि इसको आप कैनाबिस ही बोलिए, राइट, कैनाबिस। सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी। दूसरा, इसकी काफ़ी अब आपको क्या पता चाहिए एग्जाम के हिसाब से कि ये जो मैरिजुआना है, तो ये कौन से पार्ट से आता है प्लांट के, या अलग अलग सी कैनाबिस इज लाइक वेरी वंडर प्लांट की उसके हर पार्ट का अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है। हशीश है, गांजा है, चरस है, तो ये सब अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग पार्ट से आते हैं। तो ये आपको पता चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस इसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट्स अ बिग क्वेश्चन कि उसको गेटवे ड्रग कहते हैं कि इट्स लाइटर, बहुत टॉक्सिक, बहुत एडिक्टिव या बहुत एडवर्स इफेक्ट इसके सीवियर नहीं होते हैं जैसे हेरोइन या ओपियोइड्स के होते हैं। तो क्या ये लीगलाइज होना चाहिए? और नेक्स्ट इज मेडिकल यूजेस। तो कैनबिस इज नॉट ओनली अ रिक्रिएशन प्लेजर सीकिंग ड्रग, ये मेडिकल यूजेस भी इसके काफ़ी है। और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ये भी हमको पता चाहिए। तो देर आर टू, इनको कहते हैं मेन जो है उसको कहते हैं टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। सो टीएचसी, ये क्या करता है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, राइट। सो प्लेजर, राइट, इट गिव्स प्लेजर और अ हाई, राइट। सो दिस इज टीएचसी, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। सो दिस इज अबाउट marijuana। ये सब इतनी चीज़ें हैं जो आपको इस इशू के बारे में पता चाहिए। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट्स। पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि इंडिया में मोनोपोली है मेजरली इन प्रोडक्शन ऑफ कोल। सो सीआईएल प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें इफिशिएंसी इज लो। सो इंडिया हैज फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, स्टिल वी इंपोर्ट मोर देन 250 मिलियन टन्स of coal because of this inefficiency of माइनिंग कोल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो थर्मल पावर स्टेशन है इसमें प्लांट लोड फैक्टर कहते हैं उसको। तो ये कहता है कि कितनी कितनी कैपेसिटी पे वो प्लांट चल रहा है। तो हमारे यहाँ 50-60% ही होता है प्लांट लोड फैक्टर, जो ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है अगर प्लांट लोड फैक्टर कम है। तो हमारे पास कोल का सप्लाई ठीक से न होने की वजह से प्लांट लोड फैक्टर कम चलता है बहुत बार, और उससे पोल्यूशन भी होता है, इनफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इट डजंट मेक सेंस कि हमारे पास इतना कोल होने के बाद हम इतना इंपोर्ट क्यों करें। तो अगेन प्राइवेट प्लेयर्स को कोल माइनिंग, कमर्शियल कोल माइनिंग का लाइसेंस मिलना चाहिए क्या? मोदी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था, बट दे हैड टू रिसाइंड द डिसीजन। सो आप उसके बारे में पढ़िए। नेक्स्ट, इंडियन वीट इन अफगानिस्तान। सो दिस इज अ गुड स्टेप, राइट। बायलैटरल में आप देख सकते हैं अग्रीमेंट यूएन विंग टू मैनेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो इंडिया हमेशा अफगानिस्तान हो कोई भी कंट्री हो, तो इंडिया ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट व्हेन इट कम्स टू एचएडीआर कहते हैं इसको, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। एचएडीआर में इंडिया हमेशा आगे रहता है।
नेक्स्ट डार्क नेट, तो ये टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आने वाले आपको पता क्या चाहिए कि इसके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, राइट, एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट इवैक्यूएशन, सो अगेन यूक्रेन इशू है। मैंने आप एक वीडियो कल अपलोड भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो रियल टाइम में हमने गेम थियोरी की कॉन्सेप्ट्स और जियोपॉलिटिक्स की कॉन्सेप्ट, इवन बिहेवियरल साइंस की कॉन्सेप्ट्स यूज करके एनालिसिस किया है, और ये दिखता है कि यूक्रेन इज हीटिंग अप। देयर इज अ पॉसिबल वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यूएस ने भी अपने नेशनल्स को बोला बाहर निकलिए, इंडिया भी अभी, इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग कि वहाँ पे जो इंडियंस है, डायस्पोरा है, उनसे बात करके उनको बाहर निकालने की कोशिश हम कर सकते हैं। अब आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सी यहाँ ऐसा है ना कि आर्टिकल 44, राइट, इट स्पीक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है भारत में, आपको क्या पता चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सब पता चाहिए। इंडिया में जो कोड्स है जो फॉलो होते हैं, जैसे गोवा में है, एक मॉडल माना जाता है कि यूसीसी इज, ऐसा कहते हैं कि यूसीसी गोवा में ऑलरेडी है, सो दिस इज अ मॉडल कोड। तो इंडिया में जो अलग अलग रिलीजन्स है, कम्युनिटीज है, इनके क्या प्रैक्टिसेस है, और ये किस तरह हार्मफुल अगर है तो किस तरह हार्मफुल है, और क्यों इसको यूनिफॉर्म करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है कि देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट इट, राइट। ये व्हाई का आंसर आप दीजिए कि क्या अच्छा होगा एक डाइवर्स कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना। क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म हम पहले ही कर चुके हैं, अब सिविल कोड अगर यूनिफॉर्म हो जाता है तो इससे फायदा क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं, जनरली इट्स गुड दैट इफ यू हैव सिविल एंड क्रिमिनल लॉज विच आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन इशू ऐसा है कि इसको किस तरह लाया जाए, सो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, राइट, ये अगर डिबेट, डिस्कशन, कंसेंसस, अवेयरनेस, राइट, इससे होगा तो ये बेहतर है। क्योंकि ये जिस तरह एक यूनाइटिंग फैक्टर हो सकता है कि एक यूनिफॉर्म कोड आपके देश में फॉलो होता है, तो ये उतना ही डिविजिव भी हो सकता है अगर इसको ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो। क्योंकि कम्युनिटीज है, माइनॉरिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको, और आप अगर उनके पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो आपका इंटेंशन अच्छा है, तो ये उनकी सम्मति से उनसे बात करने के बाद कंसेंसस के साथ अवेयरनेस जनरेट करके उनका सपोर्ट लेके अगर आप करेंगे तो वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा, राइट। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है, कोर्ट में केस जाता है, तो कहते हैं ना कि कोर्ट का प्रॉब्लम ये की है कि कोर्ट में जब जजमेंट जाता है तो देर आर ऑलवेज टू पार्टीज, वन ऑफ विच विंस एंड द अदर लूजेस। तो ये विन और लॉस वाला जो तरीका है कोर्ट्स का जजमेंट देने का, ये अगर आप सोशल इश्यूज में लागू करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इससे नेगेटिव जो सेंटिमेंट्स है ये बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जो पार्टी केस लूज करेगी वो उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ता है क्योंकि कोर्ट से आया है, लेकिन उनका जो गुस्सा है या सोशल डिविजिवनेस है ये बढ़ सकता है, क्योंकि फिर मन में वो चीज रह जाती है, इट्स नॉट अ विन विन फॉर्मूला, राइट, दे डिड नॉट वांट इट। तो ऐसी जो केस है तो ये ऊपर से लाद नहीं सकते, राइट, ये अवेयरनेस, डिस्कशन, डायलॉग से ही आना चाहिए। तेजस, ये आपको वेपन्स, नए प्लेन्स और इंडिया डिफेंस में क्या कर रहा है ये पता चाहिए, इसलिए मैंने मार्क किया, गो थ्रू इट। नेक्स्ट, सी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि सेंटर की जो एफएक्यूज होम मिनिस्टर ने अपलोड किए उसमें कहता है कि माओइस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्डिनरी सिटीजन शुड फाइट एंड दे शुड sensitize fellow countrymen of dangers of outdated and flawed ideology। तो अब इसको कैसे देख सकते हैं, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर, राइट, एक टर्म मेंशन किया गया है, सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो साइंटिफिक टेम्पर को आज मैं इसको कहूँगा क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, कि आज आपको अगर कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है तो आपको सोचना चाहिए कि ये सही है नहीं है, इसका ओरिजिन क्या है, क्या पर्पस है, क्या ये मेरा इन्फ्लुएंस ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर रहा है, इससे क्या परिणाम होगा, क्या ये सच है जो मैं आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग
ऑन द फेस वैल्यू हर आर्ग्यूमेंट के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है और आपको समझना चाहिए कि क्या क्या सच है और क्या फेक है। तो ये अगर गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो आइडियोलॉजी है माओइस्ट आइडियोलॉजी, लोग यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करके इसको रिजेक्ट करें, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर लोग क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो वो सिर्फ माओइस्ट आइडियोलॉजी क्वेश्चन नहीं करेंगे, दे विल क्वेश्चन एवरीथिंग that is in front of them, and this is good, right? It is good. So rather than just one ideology, हम लोगों को अगर साइंटिफिक टेम्पर क्रिटिकल थिंकिंग इसका ट्रेनिंग देते हैं, इस या ये चीज एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस जनरेट करते हैं, तो ये समाज के लिए अच्छा ही होगा कि लोग हर चीज को क्वेश्चन करेंगे, जो बाहर से आ रही है, प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, पब्लिक सेक्टर से आ रही है, हर न्यूज को, हर हर स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे या क्रिटिकली सोचेंगे और फिर अपना डिसीजन लेंगे, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ही है। सो गुड स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड। ये ड्रग्स के बारे में मैंने पहले ही कहा, तो अभी वो मैरिजुआना का इशू था, अब यहाँ पे एक जनरल इशू है कि आप देखेंगे बहुत ज्यादा ड्रग्स, ये तो जो पकड़ा जाता है इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग, right? It's just the tip of iceberg. This is going to be very very big problem in future, drugs। तो इस पे एक थॉट प्रोसेस बहुत इंटरनेशनल लेवल पे है। जैसे आप अगर देखेंगे कि अल्टीमेटली व्हाई पीपल गो फॉर ड्रग्स, तो तीन ही चीज़ है कि हमारे दिमाग में होते हैं थॉट्स, इसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है। थॉट्स को वी कैन कंट्रोल एटलीस्ट द प्रोसेस, बट जो थॉट्स आते हैं इसको ट्रेन करना दिमाग को या इन थॉट्स को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तो ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सदियों से ह्यूमैनिटी को रहा है। तो इसके तीन रास्ते जनरली माने जाते हैं कि इधर यू यूज ड्रग्स टू साइलेंस योर माइंड, दूसरा मेडिटेशन हो सकता है, राइट? या युवाल हरारी जो हिस्टोरियन है इजराइल के फेमस, वो कहते हैं कि थर्ड वे कैन बी रोमांस। सो जब इंसान प्यार में होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप में, या भगवान से प्यार में होता है, स्पिरिचुअलिटी, या तीसरा जब वो ड्रग्स देता है, राइट? कि जब अल्कोहल ड्रग्स की जो आपके थॉट प्रोसेस को शांत करे, मेडिटेशन आल्सो डज द सेम। एंड वो कहते हैं तुझ में रब दिखता है, तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप में वही होता है कि यू आर हैप्पी, राइट? सो यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल इनपुट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी और कंट्रोल योर थॉट्स, बिकॉज यहाँ पे थॉट्स अच्छे होते हैं, गुड थॉट्स। सो ऐसे इसमें दिस आर द थ्री कंडीशंस। तो आप देखिए कि ये जो ड्रग्स है, कितना भी आप इसके अगेंस्ट लॉज बना लो, कितना भी बोलो लोगों को कि सिगरेट इज या अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या हो रहा है, राइट? ड्रग्स और अल्कोहल का यूज बढ़ ही रहा है। एक तो उसका ग्लैमराइजेशन भी बहुत हो रहा है, नेटफ्लिक्स एंड लॉट ऑफ सीरीज ऑन टेलीविजन, सोशल मीडिया एंड मूवीज, तो ये चल रहा है। प्लस आज प्रॉब्लम कम नहीं है लोगों को, वो तो पहले भी थे आज भी है, लेकिन आज लोगों के पास बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड इट्स एवरीथिंग इज इजी, वट एवर यू वांट, तो ड्रग्स का एक्सेस दे हैव बिकम मोर एक्सेसिबल। तो ये फ्यूचर में यूथ के लिए, राइट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। अब ये चीज़ तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता इस पर, राइट? ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर सकता है, तो योगा मेडिटेशन अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन ये जो एंगल है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बैंक फ्रॉड, यहाँ पे मैं एक इशू रेज करूंगा कि आप इसको देखेंगे, ये कंप्लेंट किसने किया है फ्रॉड का? ये एसबीआई ने किया है, राइट? एसबीआई हैज रेज्ड अ कंप्लेंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आप देखेंगे बार बार फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट का रोल एज अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, राइट? कि बैंकिंग में क्या है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज एज अ बैंकर, राइट, थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उस पर, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। और दूसरा रेगुलेटर, राइट? तो ये जब सेम एजेंसी, राइट, कि जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट इज डायरेक्टली द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट, आई मीन गवर्नमेंट कंट्रोल्स, राइट, आरबीआई और ये सब इसमें, और लॉज बनाते हैं, और गवर्नमेंट इज प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो प्रोवाइडर और रेगुलेटर अगर सेम होगा तो क्या होगा? व्हाट इज द इंसेंटिव, राइट? आप क्या कर रहे हैं ऐसा करके? आप सोचिए कि गवर्नमेंट रेगुलेटर भी है, रेफरी भी है,
और प्रोवाइडर भी है। तो ये कैसा है पता है क्या कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है कि जिसमें एक टीम जो है, से हम दो टीम्स कहेंगे कि ब्लू एंड रेड। तो अगर गवर्नमेंट रेड है तो गवर्नमेंट का टीम भी है, और जो मैच का रेफरी है ना, ये रेफरी भी गवर्नमेंट है। सो जो रेफरी है वो भी गवर्नमेंट का है और एक टीम भी गवर्नमेंट का है। तो आप सोचिए, आपको मतलब ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर जो टीम खेल रही है मैदान में उसका ही रेफरी है तो वो क्या करेगा। इनकी तो जीतने के चांसेस या इनको फेयर फेयर प्लेइंग फील्ड ये मिलने नहीं वाला। ये जो ब्लू प्लेयर्स है इनको नहीं मिलने वाला। दिस इज प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ ये फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रेफरी चाहेगा कि ये टीम जीते और ये टीम ऐसा खेलेगी, गलत खेलेगी, क्योंकि उसको पता है रेफरी उसका ही है। तो ये जो मॉरल हजार्ड है ना, राइट, प्लेयर्स को पता है कि रेफरी हमारा है तो हमको रेड कार्ड तो मिलने नहीं वाला, कुछ भी हो गया तो ये संभाल लेगा, राइट। गॉड फादर इज ऑलवेज देयर। सो रेगुलेटर और प्रोवाइडर एक होना इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। इससे ये अब आपको भी सवाल आता होगा ना कि क्यों ये चल क्या रहा है ना, हर हर कुछ सालों में, 2 साल 4 साल में बड़ा फ्रॉड हो जाता है। अब जैसे विजय माल्या ही वेंट आउट, यहाँ 50,000 का लोन अगर गवर्नमेंट बैंक से लेना है तो बैंक 10 चक्कर मारने लगाता है गरीब लोगों को, और माल्या यहाँ पे 9,000 करोड़ लेके बाहर निकल गया। कैसे, क्या पॉसिबल है, राइट। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्रोवाइडर और रेगुलेटर हमारे यहाँ एक है। देर इज एन परवर्स इंसेंटिव टू द प्लेयर्स इन गवर्नमेंट टू डू फ्रॉड, क्योंकि उनको पता है कि रेगुलेटर उनका ही है, राइट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पॉलिटिकल प्रेशर होता है और इस पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर वो बकल कर जाते हैं क्योंकि दे हैव नो वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। तो इसमें पीजे नायक कमेटी रिपोर्ट, राइट, पीजे नायक कमेटी रिपोर्ट या पढ़िए इनकी रिकमेंडेशन। उन्होंने क्लियर कहा था कि गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर बैंक में, स्टेक है, इसको कम करना जरूरी है। उसके सिवा ये फ्रॉड रुकने नहीं वाले। आप कुछ भी कर लो, कितना भी टेक्नोलॉजी लाओ, राइट। सो ये हमारे स्ट्रक्चर में ही, डिजाइन में ही फ्लॉ है, राइट। सो ये डिजाइन का फ्लॉ जब तक हम निकालेंगे नहीं, ये फ्रॉड के केसेस चलते रहेंगे। नेक्स्ट, कश्मीर का वार्मिंग क्लाइमेट, इसको एक केस स्टडी करके आप पढ़ सकते हो। आई नॉट गो अहेड, आई नॉट गो इन डिटेल्स। अभी यहाँ पे विलेजर्स ग्रीन सरपंच, दिस इज नाइस केस स्टडी, राइट, नाइस एग्जाम्पल टू कोट इन एग्जाम, राइट। वाई 74, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस केस में ये इस तरह का यानी कहते ना कि अकाउंटेबिलिटी जो सीख की जा रही है, दिस इज गुड, राइट। सो डेमोक्रेसी ऐसे काम करता है कि बॉटम अप, आप कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना लो, कुछ भी कर लो, जब तक ग्रास रूट लेवल पे जनता जनार्दन नहीं जागेगी तब तक पॉलिटिक्स में रिफॉर्म आना मुश्किल है। सो दिस इज अ गुड स्टार्ट। नेक्स्ट, अर्बन गवर्नेंस। सो 73rd के बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज है अर्बन गवर्नेंस के बारे में। तो देखिए, हम हमेशा कहते हैं फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो फंड्स नहीं है, ये सही है कि ऊपर से पैसा कम आता है या इनके पास रिसोर्सेज कम है अर्बन एरियाज, अर्बन बॉडीज के पास, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स, राइट, कितना इफिशिएंसी है। बेंगलोर और दिल्ली जैसी सिटीज में भी नॉट मोर देन 20 to 25% ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज प्रॉपरली कलेक्टेड, राइट। और इसके लिए कहते हैं कि हम जीआईएस यूज कर रहे हैं, एलआईएस यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट डेटा यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अरे कोई ये बात की बात है, सिंपल चीज है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यूज करो, राइट। आपको कहीं प्रॉपर्टी इलीगल है या नहीं ये जानने के लिए सैटेलाइट से देखने की जरूरत नहीं है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बिल लीजिए, क्योंकि बिल्डिंग लीगल हो या इलीगल हो, इलेक्ट्रिसिटी के सिवा नहीं चलता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई एड्रेस का है और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यूज करके अगर आप प्रॉपर्टीज को क्रॉस चेक करने लगे, इसको सिर्फ आपको क्या लगेगा, थोड़ा मैन पावर ज्यादा लगेगा, बट दैट इज फाइन, इंडिया में बहुत है। तो ये अगर एक्सरसाइज स्टेट करता है तो अर्बन बॉडीज में फंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है जस्ट थ्रू दिस वन थिंग। और इसको कोई सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, वो बाद में की बात है। आप जो प्रैक्टिकल है ग्राउंड लेवल पे है ये कीजिए कि जस्ट टेक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड सेंड योर पीपल टू चेक कि यहाँ पे कौन रहता है, लीगल है इलीगल है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इसमें आपको रेगुलेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा कि ये करप्शन ना करे, राइट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम आता है, टेक्नोलॉजी प्लस मैन पावर, इसका यूज करके ये जो लोग आप भेज रहे हैं इनको आप
टेक्नोलॉजी दीजिए, आप इनको कैमरा लगाइए, जो भी आपको टेक्नोलॉजी यूज करना है, जस्ट इंश्योर कि ये लोग या थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं आप, तो फ्रॉड का स्कोप कम होगा। दूसरा, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, ये तो सही है कि फंक्शंस इनके पास दिए नहीं जाते, स्टेट्स इनको फंक्शन देता नहीं है, और जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे अभी पुणे का कमिश्नर है, दिल्ली का कमिश्नर, तो दिस इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट, दिस कमिश्नर्स आर सेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अर्बन लोकल बॉडीज को ये कंट्रोल नहीं होता है कि कौन वहाँ पे ऑफिसर करके आएगा, और इसके पास पावर ज्यादा होते हैं इवन मेयर से, तो हमारा स्ट्रक्चर ही वैसा है। तो इसमें शॉर्टली मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। आप अगर देखेंगे, पहला मुद्दा, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ब्रिटिश के टाइम और उसके पहले भी सिटी काउंसिल्स और सिटी डेमोक्रेसी, ये एक बहुत नेचुरल यूनिट था डेमोक्रेसी का। स्टेट जैसा कुछ नहीं था। आप देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास, कल कोलकाता, तो ये हमेशा सिटी इज द मोस्ट लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे, राइट, लोग, गवर्नमेंट लोगों के सबसे पास में है, कटिंग एज पे है। तो जब हमने स्टेट्स बनाए तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई और सिटीज का इंपॉर्टेंस कम कर दिया गया। दूसरा, आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे यूनियन है, स्टेट है, और फिर लोकल बॉडी है, राइट, लोकल बॉडी या अर्बन एरिया। तो यूनियन, ये स्टेट का रोल आप समझिए कि स्टेट वांट्स फेडरलिज्म, राइट, यूनियन से चाहता है ज्यादा पावर्स एंड ऑटोनॉमी, स्टेट। तो स्टेट सपोर्ट करता है फेडरलिज्म एंड ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज द प्रॉपर वर्ड, राइट। कोई भी चीफ मिनिस्टर को पूछिए, वो चाहता है डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, वो कहता है कि यूनियन ने हमको हमारे पावर देने चाहिए, पैसा देना चाहिए, जीएसटी का ये लीजिए, बहुत 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 इश्यूज है। लेकिन जब यही डिसेंट्रलाइजेशन हम इधर मांगते हैं तो स्टेट बोलता है कि ये नॉट चॉल भाई, हम ये नहीं करेंगे। तो स्टेट इज हैविंग क्लासिक डबल स्टैंडर्ड्स, हाइपोक्रेसी है। उसको यूनियन से पावर चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन वही ऑटोनॉमी अगर लोकल बॉडी के लिए मांगते हैं तो स्टेट बिल्कुल पावर देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा ये क्यों है। जो स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं, दे डू नॉट वांट, राइट, they do not want power centers to come up in local body and challenge their authority, क्योंकि इनको स्टेट लेवल पे पता है कि इनका बेस नहीं होता है। आप देखिए कितने पॉलिटिशियंस है स्टेट लेवल पे जिनका ग्राउंड लेवल पे बहुत कनेक्ट या लोगों से कनेक्ट है या बहुत पावर बेस है लोकल, ये बहुत केसेस में नहीं है। आप देखेंगे ये ऊपर से आता है। तो स्टेट पॉलिटिशियन की अगर बात करें, या चीफ मिनिस्टर की, या स्टेट लेवल के कोई भी पॉलिटिशियन की, मिनिस्टर्स की, तो एग्जीक्यूटिव्स की, तो इसमें आपको दिखेगा कि यूनियन से इनको अपॉइंटमेंट्स मिलता है, यूनियन से इनको फंड्स मिलता है। तो ये नहीं चाहते कि लोकल लेवल से पॉलिटिशियंस आए और हमको चैलेंज करके, क्योंकि वो डरते हैं कि लोकल बॉडी से जो आएंगे, अगर इनको ऑटोनॉमी दे दिया, दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग वोट बैंक एंड अ स्ट्रॉन्ग लोकल ग्राउंड कनेक्ट। तो पॉलिटिकल चैलेंज होता है। प्लस लोकल बॉडी में अब जैसे मेयर है या यहाँ के पॉलिटिशियंस है लोकल बॉडी के, तो ये भी पॉलिटिशियन ऑटोनॉमी को सपोर्ट मतलब मांगते हैं, ठीक है, ऑन पेपर, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करते ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी करके। क्यों? क्योंकि ये लोग भी स्टेट अपॉइंट करता है, इनको पैसा भी बाहर से आता है, तो ये लोगों को अकाउंटेबल नहीं है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? लोगों का, क्योंकि लोग टैक्स तो भर रहे हैं, तो टैक्स किसको दे रहे हैं? लोकल बॉडी को, राइट, प्रॉपर्टी टैक्स और ये टैक्स। तो हम जैसे पुणे में हो तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं टैक्स भरूंगा, लेकिन कैन आई सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? नो, क्योंकि ये लोग है जो जो आईएएस बैठता है वो तो स्टेट ने भेजा है, और जो पॉलिटिशियंस है वो जो स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये तो यूनियन स्कीम्स है, इनका कंट्रोल या इनका पैट्रोनेज यूनियन का है या स्टेट का है। तो ये कहते हैं कि ये तो सरकार को बोलिए, आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए, यूनियन गवर्नमेंट को बोलिए, हमने तो डिसाइड ही नहीं किया, हमको हमारे हाथ में पावर नहीं। लेकिन आप देखिए ये कितनी परवर्सिटी है। एज अ पीपल, एज अ पर्सन, इंडिविजुअल, आई एम पेइंग टैक्स to this politician, yeah, this local council, they are deriving their power and पैसा from union or state। तो मेरे को, मैं टैक्स इनको दे रहा हूँ लेकिन इनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकता हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग कि हमारी सिटीज जो है वो आप देखेंगे स्मार्ट ये ऐसे टैग वैग लगा देते हैं, लेकिन हमारी सिटीज आर आई मीन दे आर नॉट अप टू द मार्क। जितना हमको फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जितना टैक्स ले रहे हैं ना, उस क्वालिटी के रोड्स है, ग्रीनरी है,
वाटर सप्लाई है या टॉयलेट्स है, पब्लिक टॉयलेट्स, या हर जगह डस्टबिन है, क्लीनलीनेस है, कहाँ है? ये नहीं है, राइट? ये सिटीजन को जो पॉलिसीज एम्यूनिटीज मिलनी चाहिए ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये रीजन है कि हम टैक्स इनको देते हैं लेकिन इनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि इनके जो मेन डिसीजन मेकर्स है इनका पैट्रोनेज ये स्टेट या यूनियन है। तो अगर ये लोग डायरेक्टली इनके पास पावर होता तो हम इनसे अकाउंटेबिलिटी ले सकते थे। थिंक अबाउट इट। अब सीवियर कॉस्ट, तो इसके लिए अगेन मैं यही कहूँगा कि मेरा जो कल का वीडियो है ये आप ज़रूर देखिए। इसमें जो एनालिसिस है ये आपको पता चलेगा कि अब बिडेन अगर कह रहे हैं पुतिन को सीवियर कॉस्ट, तो ही इज ट्राइंग टू अल्टर द इंसेंटिव स्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स फॉर रशिया, राइट? यूएस क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि आपकी इंसेंटिव्स अल्टरनेट करने की कोशिश कर रहा है। और कल मैंने एक्सप्लेन किया था गेम थ्योरी में कि रशिया अपने इंसेंटिव्स कैसे कैलकुलेट करेगा। तो रशिया की डिमांड्स क्या है, तो आप वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है उसका। नेक्स्ट, काउंटर चाइना अगेन, ये पैसिफिक, सो यूएस इज गेटिंग अराउंड इन द पैसिफिक ओशन, धीरे धीरे वो आना चाहता है कि चाइना का जो होल्ड है इंडो पैसिफिक पे, सो दिस रिलेट्स टू इंडो पैसिफिक, राइट, द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, म्यांमार में पॉलिटिकली क्या चल रहा है ये आपको जानना जरूरी है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंटरेस्ट्स है। और इंडिया का पहले पॉलिसी था कि नहीं, हम डेमोक्रेसी के चैंपियंस है और हम मिलिट्री से डील नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान बहुत हुआ क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ गया। तो आज जब बाकी वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि म्यांमार को पनिश करो, मिलिट्री को पनिश करो, तो इंडिया कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ डेमोक्रेसी है या राइट। वो कहता है ना कि व्हाट इज परमानेंट इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, मिलिट्री है, जो चल रहा है वो उनका प्रॉब्लम है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज द स्टैंड दैट इंडिया, प्रैक्टिकल स्टैंड, pragmatic stand that India is taking today. Now Australia protest vaccine mandate. So ये होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट कोई भी चीज कर रहा है तो अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेंगे लोगों के साथ तो यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। दैट ये हमने जो वैक्सीन हेजिटेंसी ये इंडिया में भी देखा। तो ये गवर्नेंस का इशू है। नाउ ये आपको पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया ये टर्म्स पता चाहिए। पैसिफिक आइलैंड्स है, यहाँ पे श्रीलंका बैन स्ट्राइक टू एज यूनियन क्रिपल हॉस्पिटल। सो अगेन स्ट्राइक्स पे आपका ओपिनियन क्या है? इसको बैन करना चाहिए क्या? यूनियन बनाने देने चाहिए क्या? हमारे लेबर लॉज क्या कहते हैं? जो लेबर कोड है जो नया आ रहा है इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में? तो ये देखिए, अभी अगर आपको पढ़ना है जस्ट फॉर द इंटरेस्ट यू गो थ्रू इट। इसमें ऐसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। नेक्स्ट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, आप फॉलो करते हैं तो आप पढ़िए इसको। मेटा मटेरियल, नाउ ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? वन वर्ड, इट इज कॉल्ड इनोवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने, मैं एक रिपोर्ट को हाईलाइट भी करूंगा, जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस, मैंने शेयर भी किया था काफी ग्रुप्स पे, आप देखिए, जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस, ये रिपोर्ट पढ़िए या इसकी समरी तो पढ़िए जरूर, राइट? इट इज ओआरएफ का है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का रिपोर्ट है। गौतम चिकारमा ने इज एन ऑथर, वन अमंग द मेनी पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिपोर्ट। जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस, इंडिया में 26,000 से ज्यादा ऐसे लॉज है कि जिसके अंदर बिजनेसमैन को जेल में डाला सकता है या फिर उसको पनिश किया जा सकता है। तो जब हमारा इकोसिस्टम इनोवेशन को अलाउ नहीं करेगा या एंटरप्रेन्योर्स को पनिश करेगा तो इनोवेशन नहीं होगा। और आज हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए? ये एग्जांपल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हाईवेज पे, तो गाड़ियाँ अफेक्ट होती है, लोग मरते हैं। तो इसको कम करने के लिए ये जो ग्रुप है ये काम कर रहा है, राइट? ये ओरिगामी का कंसेप्ट यूज करके, बेटा मटेरियल यूज करके दे आर क्रिएटिंग अ मॉर्फ सेल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह का जो इनोवेशन होता है ना, ये सोसाइटी में प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, राइट? हमारी जिंदगी अच्छी बनाता है, बेटर लाइफ, राइट? आप देखिए हर इनोवेशन, अब स्मार्टफोन से स्टीव जॉब्स ने बनाया था, ओके, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया स्मार्टफोन, राइट? सो थिंक अबाउट इट कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, इनोवेटर्स है, इनको अगर हमारा इकोसिस्टम इंडिया का अगर पनिश करता है, क्रिमिनलाइज करता है या इनके लिए इकोसिस्टम बहुत टैक्सिंग बनाता है, तो ये उनका लॉस नहीं है, ये नेशनल लॉस है, राइट? We have to get out of this colonial or Nehruvian mentality
सोशलिज्म का मेंटालिटी था कि नहीं स्टेट इज द प्राइमरी एजेंसी, राइट, ऐसा नहीं है. स्टेट इज एन इम्पोर्टेंट एजेंसी हु शुड फैसिलिटेट एंड हु शुड रेगुलेट, बट you should allow people to function freely if you want innovation, right? Think about it. Next, हम कितने काफ़ी डिस्कशन ये हिजाब इशू पे हुआ है. इसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट के बारे में हमने काफ़ी बार मेंशन किया वीडियोस में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. यहाँ पे जजमेंट्स भी दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसीजन लेता है, ये इशू क्या है, आर्टिकल्स कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉज क्या कहता है, जजमेंट्स क्या कहते हैं. इसके जैसे सबरीमाला केस है ये. तो think about it and read it and prepare your opinion properly, right? यहाँ पे अभी देखा कि बजट के कंटेक्स्ट में ये डेफिसिट जो वर्ड है इस पे काफी डिस्कशन हो रहा है. और रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया का रेटिंग कम कर दिया तो फिर सेंटर से भी, हमारे गवर्नमेंट से भी काफी एक टर्फ स्टेटमेंट निकला है कि नहीं नहीं ये रेटिंग एजेंसीज है ना, दे आर बायस्ड टुवर्ड्स इंडिया, अगेंस्ट इंडिया. मैं एक बात कहूंगा कि इसमें ये पढ़िए, गवर्नमेंट कुछ भी कहे, रेटिंग एजेंसीज कुछ भी कहे, तो क्रिटिकल थिंकिंग आप लगाइए. हमारे यहाँ ये सच्चाई है कि डेट टू टैक्सेस रेशियो या डेट जीडीपी रेशियो ये हमारा बहुत ज़्यादा है और ये चिंता का विषय है. ये चिंता का विषय है. तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, mRNA वैक्सीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, पढ़ सकते हैं. अब यहाँ पे अफ्रीका में जो है ना कोविड चल रहा था, तो इसके बाकी कोविड का इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ पे नहीं हुआ ना, आपकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, ये सब इम्पैक्ट होंगे. तो आप देख रहे हैं ग्रुप्स, पैंडेमिक्स, ये सब पैंडेमिक में चल रहा है. तो ये इसको पढ़िए कि क्या चल रहा है अफ्रीका में. ये जो कनाडा का प्रोटेस्ट है, राइट, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पर्सनालिटी में आप इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, तो ये आप पढ़िए. नेक्स्ट, कोल इंडिया, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. कोल इशू पे जो कोल शॉर्टेजेस इंडिया में फेस किए जा रहे हैं. बाकी तो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जितना आपको इंटरेस्ट होगा. तो आज के डिस्कशन में इतना ही मेरी तरफ से. आपको कुछ भी डाउट होगा, कमेंट्स है, आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू like, share and comment on this video. So have a very nice weekend. Thank you.